हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने कल आपके लिए ये एक्सरसाइज रखी थी, कुछ एक्सरसाइजेस रखी थी मैंने। क्या किया आपने इन एक्सरसाइजेस के रिलेटेड? करी थी आपने ये यस सर। दोनों? यस सर। क्या आप में से कोई ऐसा है जिसने ट्राई करी थी लेकिन जिसे नहीं आई है? पर्टिकुलरली ये दूसरी जो मैंने, क्योंकि आपसे खुद ही कहा था ना कि थोड़ा सा ये चैलेंज आपको करेगी ये सेकंड एक्सरसाइज, जहां आपको दिखाना था कि दीज टू मैट्रिक्स आर इक्विवेलेंट। ये मेरे लिए असल में ना काफी इंपॉर्टेंट है कि दिस फैक्ट दैट दीज टू मैट्रिक्स आर इक्विवेलेंट। सर दूसरी आप दिखाइए। चलिए ठीक है। मैं आपको इससे भी एक स्ट्रॉन्गर रिजल्ट दिखाऊंगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले एक और मैट्रिक डिफाइन करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी दो मैट्रिक्स थी, हमारे पास एक्चुअली ये अवेलेबल है। वी हैव अ नॉन एम्प्टी सेट X and we have a metric D on X. Then using this D we defined another metric, जिसको हमने ऐसे डिफाइन किया था D star, जिसके लिए पहले हमने सिंबल यूज किया था D star और उसको हमने ऐसे डिफाइन किया था D star at X, U. It was defined to be D of X, U divided by 1 plus D of X, U. ठीक। तो फिर मैंने आपके लिए एक्सरसाइज रखी थी कि आपको दिखाना था कि दिस D star is also a metric on D। तो मैं इसे अब लिख रहा हूँ यहाँ पर, D star is also a metric on X, right? तो ये आपके लिए एक्सरसाइज थी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने ये किया होगा। This D star is a metric on X. Now I am going to define another metric. ठीक, अगर आप इस तरह से डिफाइन करेंगे, if we define sigma from X cross X into zero one, consider ऐसे लिखिए, consider this from X cross X is 0 1, defined by this sigma of X comma U. We define it to be equal to the minimum of 1 comma the distance between X and U. So this is how I am defining sigma. और आप देख रहे हैं यहाँ पर, again the sigma is defined in terms of the metric D. I am using this D in the definition of the sigma. In fact, it is the minimum of 1 and the distance between X and U. You can easily see that this sigma is also a metric on X. ये भी आपके लिए एक्सरसाइज है। सिग्मा मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्लियरली, सिग्मा इज अ मेट्रिक ऑन X। ये आपके लिए एक्सरसाइज है, इसको दिखाइएगा। अब सबसे पहली चीज जो मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा ना, वो ये होगा कि these three metrics, अब अगर आप यहाँ देखेंगे ना, if you summarize this, यहाँ हमारे पास अब तीन metrics है इस X पर। We have D, then we have D star, और अब हमारे पास एक और metric है which is sigma. So we have three metrics on X.
D, D star एंड सिग्मा। मैं आपको दिखाऊंगा ये तीनों जो है ना दे आर इक्विवेलेंट। अब ये कैसे करेंगे हम वही देखिए आप। सबसे पहली चीज जो आप देखिए यहाँ पर वो ये है, अगर आप इस डी स्टार को देखेंगे, डी स्टार एट x, u, it is defined to be the distance between x, u divided by 1 plus d of x, u. ना? The distance between x, u with respect to the metric d, because मैंने आपसे कहा ना this d star as well as this sigma, they both are defined in terms of d. Both of them are defined in terms of d. ठीक, अगर आप डी स्टार को सबसे पहले देखेंगे, डी स्टार एक्स कॉमा यू इज दिस। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको ये करूंगा, आप मुझे बताइएगा व्हाट इज द रिलेशनशिप। इनिशियली डी स्टार इज दिस, ठीक। अब मैं इसकी जगह ये जो है ना इसकी जगह कुछ और लिखने जा रहा हूँ। अब देखिए क्या लिखूंगा मैं। I'll write d of x comma u divided by 1 plus d of x comma u plus d of x comma u whole square divided by 1 plus d of x comma u। अगर आप इससे और इससे कंपेयर करेंगे, इनके बीच में किस तरह की रिलेशनशिप है, छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है, छोटी क्वांटिटी कौन सी है और बड़ी क्वांटिटी कौन सी है। यहाँ मैं एक टर्म एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ और वो जो टर्म है इट इज नॉन नेगेटिव, बिकॉज न्यूमरेटर में है डी ऑफ एक्स कॉमा यू स्क्वायर्ड, नीचे है डिनोमिनेटर में 1 प्लस डी ऑफ एक्स कॉमा यू। क्लियरली दिस इज अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, सो मैं इसको लिख रहा हूँ दिस प्लस अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, सो दिस इज बिगर। तो इस तरह की रिलेशनशिप है इसमें, ठीक। बट अगर आप इसे देखेंगे, आप यहाँ अगर देखेंगे आप डी ऑफ एक्स कॉमा यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस डी ऑफ एक्स कॉमा यू, ये दोनों टर्म्स में आ रहा है, तो इसको आप कॉमन ले सकते हैं। अगर आप इसको आप कॉमन लेंगे तो वहां से क्या मिलेगा आपको, वहां से ये मिलेगा आपको डी ऑफ एक्स कॉमा यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस डी ऑफ एक्स कॉमा यू। ये मैंने कॉमन लिया यहाँ से, अब अंदर क्या रहेगा, इसकी जगह 1 रहेगा और इसकी जगह प्लस डी ऑफ एक्स, यहाँ खाली डी ऑफ एक्स कॉमा यू रहेगा, बिकॉज न्यूमरेटर में इसका जो पावर है इज 2, ठीक। अब 1 प्लस डी ऑफ एक्स कॉमा यू और ये 1 प्लस डी ऑफ एक्स कॉमा यू कैंसिल होगा, सो दिस इज इक्वल डी ऑफ एक्स कॉमा यू। तो मैं आपको दिखा रहा हूं दैट डी स्टार ऑफ एक्स कॉमा यू, डी स्टार ऑफ एक्स कॉमा यू जो है दिस इज लेस और इक्वल डी ऑफ एक्स कॉमा यू। इसको किसी चीज से लेबल करिएगा, लेट्स लेबल इट बाय फर्स्ट। एक और चीज ऑल्सो, अगर आप इसी डी स्टार ऑफ एक्स कॉमा यू को देखेंगे, बाय डेफिनेशन दिस इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स कॉमा यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस डी ऑफ एक्स कॉमा यू। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डी ऑफ एक्स कॉमा यू प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस डी ऑफ एक्स कॉमा यू। मैं 1 एड एंड सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर न्यूमरेटर में। नाउ दिस इज फर्दर इक्वल डी ऑफ एक्स कॉमा यू प्लस 1 divided by 1 plus d of x comma u, then minus 1 by 1 plus d of x comma u, ठीक है। so this is equal to this। अब ये जो क्वांटिटी है दिस इज 1 बिकॉज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, so this is 1 minus 1 by 1 plus d of x comma u। अब ये जो 1 माइनस ये जो क्वांटिटी है ना यहाँ पर, दिस क्वांटिटी दिस इज नॉन नेगेटिव,
So this is 1 minus a non-negative quantity, so therefore it is less or equal to 1. ठीक, तो दैट मीन्स मैं आपको ये दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये जो d स्टार ऑफ x, u है, हालांकि ये अदरवाइज भी ओबियस है, बट ऐसे करने से ये ज्यादा सेटिस्फाइंग लगता है। d स्टार ऑफ x, u मैं आपको दिखा रहा हूँ, इट्स लेस और इक्वल टू 1। लेट्स लेबल इट बाय सेकंड। अब फर्स्ट एंड सेकंड कंबाइन करिए। डी फर्स्ट मैं आपसे कह रहा हूँ कि दैट डी स्टार इज लेस और इक्वल टू डी ऑफ एक्स कॉमा यू, और सेकंड में मैं आपसे कह रहा हूँ कि दैट इट इज लेस और इक्वल टू 1। सो दैट मींस डी स्टार इज लेस देन और इक्वल डी एज वेल एज 1, so therefore it is less than or equal to their minimum. From first and second we get d star of x comma u is less than or equal to the minimum of 1 comma d of x comma u, because ये 1 से भी छोटा है और d of x comma u से भी छोटा है, so that means ये इनका मिनिमम से छोटा होगा, because इनका जो मिनिमम होगा वो इन्हीं में से एक होगा, या तो वो 1 होगा या d of x comma u होगा, and in either case we have seen that d star is smaller than, it's smaller than 1 as well as smaller than d of x comma u, so therefore it is smaller than their minimum. ठीक, अब इस मिनिमम को हमने कैसे डिनोट किया था? For us this minimum means the sigma of x comma u. तो मैं एक्चुअली आपको ये दिखा रहा हूँ कि दैट d star is less or equal to sigma. Therefore d star of x comma u जो है, this is less than or equal to sigma of x comma y. Now what is this sigma of x comma y? This is equal to the minimum of 1 comma d of x comma u, sorry not y, this is u here, यहाँ भी मैंने गलती करी, this is not y, this is u. इसको करेक्ट करिएगा, यहाँ दो जगह मैंने गलती करी है, this is not y, this is x comma u, और यहाँ भी फिर बिकॉज मैं इसको इसी को यहाँ रेप्लिकेट कर रहा हूँ, इसी आर्ग्यूमेंट को, d star x comma u is less or equal to sigma of x comma u, and sigma of x comma u by definition is the minimum of 1 comma d of x comma u. When I say that it is the minimum of these two, that means it is less than or equal to d of x comma u. तो ये जो तीन मैट्रिक्स है इनमें इस तरह की रिलेशनशिप है, that is d star of x comma u, this is less or equal to sigma of x comma u, and sigma of x comma u जो है it is less or equal to d of x comma u. And this is true for all pairs x comma u in x. This is true for all x comma u's in x. ठीक है, तो ये रिलेशनशिप है इन मैट्रिक्स में। अब अगर आप ये जो इनइक्वालिटी है ना, इट्स एक्चुअली, अगर आप इसको देखेंगे इट्स थ्री फोल्ड इनइक्वालिटी है ना, इसमें अगर देखेंगे इसमें तीन चीजें आपस में कनेक्टेड है, यहाँ पर डी स्टार, सिग्मा एंड डी, ठीक है, ये तीन ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट कर रही है ये इनइक्वालिटी। अब अगर आप इसका ये वाला पार्ट देखेंगे, डी स्टार एक्स कॉमा यू इज लेस और इक्वल सिग्मा ऑफ एक्स कॉमा यू, यहाँ से फिर आप ये कह सकते हैं, अगर आप इसे देखेंगे, इस डी स्टार एक्स कॉमा यू को अगर आप ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखिएगा, दिस गिव्स
डी स्टार ऑफ, पहले मैं इसका ये पार्ट ले रहा हूँ इस इनइक्वालिटी का, यहाँ से मुझे ये मिलेगा डी स्टार ऑफ x, u is less than or equal sigma of x, u, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ which implies d star of x, u, oh sorry not x, d star of, ये जो x है इसकी जगह मैं लिखूंगा I of x, और जो u है उसकी जगह लिखेंगे I of u. So this can be written as d star of ix, iu less or equal sigma of x, u, where अब ये जो I मैं यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, this is actually the identity mapping from x into x, where I from x into x is the identity mapping. When I say it is the identity mapping, it means this. It means I of x, this will be equal to x, and this will be true for all x's in x. So assuming that I is the identity mapping, then I of x is same as x, and I of u is same as u. So therefore this is actually d star of ix, iu. And we know that d star of देखिए एक्चुअली मैं यहाँ यही कह रहा हूँ आपसे, I is the identity mapping. Assuming that I is the identity mapping, then ix is actually x, this is actually x, and this is actually u. ठीक, and so therefore this is actually d star of x, u, and we know that d star of x, u is less or equal to sigma of x, u. तो वही मैं यहाँ लिख रहा हूँ, this is less or equal to sigma of x, u. ठीक, इसी तरह से अगर आप ये वाला पार्ट लेंगे, आप इस इनइक्वालिटी का ये वाला पार्ट, तो यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं आप, एंड दूसरा पार्ट ये होगा इसका, sigma of x, u. Initially we know that this is less or equal to d of x, u. और अगर आप I notation इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, which implies sigma of I of x, I of u is less than or equal to d of x, u, where again this I is a mapping, is actually the identity mapping from x into x. I from x into x is the identity mapping. ठीक, अब अगर आप इस वाली चीज को देखेंगे, ये जो ऊपर ये जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये अगर आप इसे देखेंगे, यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं आप, this means the identity map when seen from, or when seen as a mapping acting between the metric space x with sigma into the metric space x with d star. चलिए मैं आप ही से पूछता हूँ, ये आप आइडेंटिटी मैपिंग को पहले देखिए एज अ मैपिंग एक्टिंग बिटवीन दीज टू मेट्रिक स्पेसेस, as a mapping taking this metric space x with sigma into the metric space x with d star. ठीक, तो आप पहले ये करिए, आइडेंटिटी मैप को ऐसे देखिए, फिर मुझे बताइए यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हैं आप. मैं आपको यहाँ कह रहा हूँ d star of ix, iu, that means d star of the images is less than or equal, that means the distance between the images is less than or equal to distance between the points. तो यहाँ से क्या कंक्लूड करेंगे आप, it means this, it means the identity mapping when seen as a mapping acting between these two metric spaces is a ellipses map.
अब देखिए व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर दिस टू बी a ellipses map. The requirement is there should be a ellipses constant such that this thing happens. अब यहाँ क्या हो रहा है, जो ellipses constant है यहाँ पर वो 1 है, so it's a ellipses map. और ellipses maps हमें पता है कि they are uniformly continuous, so therefore this mapping, the identity mapping from I from x sigma into x d star, this is continuous. ठीक है, so this is continuous. इसी तरह से अगर आप ये वाली जो इनइक्वालिटी है जो हमने यहाँ ऑब्टेन करी थी, अगर आप इसे अब इंटरप्रेट करेंगे इसी तरह से, तो जरा मुझे बताइए यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं आप फिर. दिस implies the identity map when seen as a mapping acting between the metric space xd into the metric space x with sigma. यहाँ से आप देख सकते हैं कि दिस इज अगेन अ ellipses मैप, बिकॉज अगर आप ये लेंगे, इसको ऐसे तस्वर करेंगे इस आइडेंटिटी मैपिंग को एज अ मैपिंग एक्टिंग बिटवीन the metric space or taking the metric space xd into the metric space x sigma, then you can interpret this inequality as if the identity map when seen in this way is a ellipses map. Because जहाँ मैं आपसे कह रहा हूँ that the distance between the images is less than or equal to the distance between the points, so therefore this mapping is a ellipses map, is a ellipses map. When I say ellipses map, it means it's continuous. Actually, it's uniformly continuous. So this also is continuous. So they are continuous mappings. अब एक और चीज देखिए. Let epsilon greater than 0 be arbitrary. And let delta be equal epsilon by 1 plus epsilon. ठीक. Then then d star of x comma u less than delta implies, अगर ये less than delta, it implies this, it implies this, it implies d of x comma u divided by 1 plus d of x comma u is less than delta, because d star by definition is this, so this implies this. But what is delta? Delta is epsilon by 1 plus epsilon, where epsilon is positive, it's positive but arbitrary. ठीक. Now this implies, this further implies, अगर आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपको ये मिलेगा d of x comma u plus epsilon times d of x comma u. इनइक्वालिटीज यहाँ डिस्टर्ब नहीं होंगी, मतलब ये लेस देन जो है ना, स्ट्रिक्ट लेस देन, ये इनइक्वालिटी ये ऐसी की ऐसी रहेगी, ये डिस्टर्ब नहीं होगी, बिकॉज जो आप मल्टीप्लिकेशन कर रहा है यू आर मल्टीप्लाइंग बाय नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज. आपको मिलेगा दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन टाइम्स डी ऑफ एक्स कॉमा यू. मैंने सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मैंने इससे और इससे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और इनइक्वालिटी बीच वाली ऐसी की ऐसी रहेगी. ठीक. दिस फर्दर इम्प्लाइज, बिकॉज अब यहाँ ये जो टर्म है एप्सिलॉन टाइम्स डी ऑफ एक्स कॉमा यू और एप्सिलॉन टाइम्स डी ऑफ एक्स कॉमा यू, ये दोनों साइड से आ रही है, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं आप. तो यहाँ से आपको ये मिल रहा है डी ऑफ एक्स कॉमा यू इज लेस देन एप्सिलॉन. ठीक.
देखिए लेट्स समराइज दिस। देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, या इससे पहले हम ये एक चीज करेंगे। ये जो डी ऑफ एक्स कॉमा यू है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस डी ऑफ एक्स कॉमा यू को, और डी ऑफ I inverse of x and I inverse of u is less than epsilon. ये सही है? The reason is this. देखिए जो I है ना, it takes x to what? It takes x to x. Now I is invertible, so what will be I inverse of x? I takes x to X. x. ठीक? अब I inverse क्या करेगा? I inverse take will this x back to x. So I inverse x is x, and similarly I inverse u will be u. So this is nothing but d of x comma u, और वो हमने देखा this is less than epsilon. Now let's summarize this. जो हम ये कर रहे हैं ना यहाँ पर, इसको हम summarize करेंगे. मैंने आपको दिखाया given any epsilon positive, there is a delta positive, because this delta, अगर आप इसको देखेंगे, this is positive, and this delta, it depends only on epsilon, right? Because इसमें epsilon के बगैर कुछ भी नहीं है, so it depends only on epsilon. So मैं आपको दिखा रहा हूँ, given any epsilon positive, there is a delta positive such that the distance between I inverse x and I inverse u is less than epsilon. लेकिन ये कब होगा? Whenever d star of x comma u is less than delta. आप इसको interpret कर सकते हैं what it means. It actually means this. Hence, I inverse from एक सेकंड ऐसे रहेगा. हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर. आनंद सर, तुझे ठीक सर. सर बनेवा tentative list at least. ये सिर्फ वेबसाइट ही टाउन सर. सर तुझे बे ठीक मैं सन पई ओतर तुझे मुश्ताक सब बह जानो ते असल पे सर. बह निसार सब स्कॉलर कश्मीर यूनिवर्सिटी. तुझे बे ठीक सर. अहन शुक्र खुदायस कुन शुक्र. ठीक ठीक. अहन बिल्कुल मैं त्रायो अमी किन ओतर साइमा मैम ने सो. ना ना प्रोग्रेशन इन पर्सन जानन तुम इस पर की. चलो शुक्रिया सर. अस्सलाम वालेकुम. तो एक्चुअली मैं आपको ये दिखा रहा हूँ यहाँ पर, दैट द आई इनवर्स when seen as a mapping from x with the metric d star into the metric space x with the metric d is uniformly continuous. When I say uniformly continuous, it means it's continuous also. Uniformly continuous. ठीक. एंड यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस मींस इट्स कंटिन्यूअस. तो देखिए मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ अब यहाँ पर. मैं आपको इनिशियली मैंने आपको दिखाया कि दैट द मैपिंग आई व्हेन सीन एज अ मैपिंग फ्रॉम, शायद मुझे एक और स्टेप चाहिए यहाँ पर. हाँ वो भी चाहिए मुझे. बिफोर ना असेंबलिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन, मुझे एक और चीज चाहिए यहाँ पर.
पहले आप इसको ऐसे लिखिए, ये जो है ना, ये मैंने ये जो कंक्लूजन यहाँ लिखा था ना, इससे पहले आप एक लाइन इंट्रोड्यूस करिए यहाँ पर, इस तरह से। इस तरह से आप एक लाइन इंट्रोड्यूस करिए। Thus, given any epsilon positive, there exists a delta positive which depends only on epsilon. मैं आपको दिखा रहा हूँ ऊपर, depending only on epsilon, such that the distance between I inverse x and I inverse u, this is less than epsilon. D of these two, the d distance of these two is less than epsilon whenever the d star distance between x and u is less than delta। तो मैं आपको यही दिखा रहा हूँ, ये मैंने एस्टैब्लिश किया। अब यहाँ से, और एक्चुअली अगर आप इसे और ऊपर वाली जो इनइक्वालिटी थी हमारी, ये इनइक्वालिटी, अगर आप इस इनइक्वालिटी को अब नीचे इनकॉर्पोरेट करेंगे, यहाँ आप देख रहे हैं कि डी स्टार एक्स कॉमा यू इज लेस और इक्वल, ये मेरे लेना, ये मैं यूज करना चाहता हूँ। डी स्टार ऑफ एक्स कॉमा यू, दिस इज लेस और इक्वल सिग्मा ऑफ एक्स कॉमा यू। अच्छे से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। डी स्टार एक्स कॉमा यू, वी नो दैट इट इज लेस और इक्वल सिग्मा ऑफ एक्स कॉमा यू। इसी को मैं यूज करूंगा नीचे। Consequently, if sigma of x comma u is less than delta, then d star of x comma u, this also will be less than delta. And what is the reason for that? The reason is this, d star of x comma u जो है ना, ये मैंने आपको दिखाया है कि that this is less or equal sigma of x comma u। तो अगर सिग्मा ऑफ एक्स कॉमा यू डेल्टा से छोटा होगा तो डी स्टार ऑफ एक्स कॉमा यू भी डेल्टा से छोटा होगा। और हमने ऊपर देखा है, whenever डी स्टार ऑफ एक्स कॉमा यू इज लेस देन डेल्टा, डी ऑफ आई इनवर्स एक्स आई इनवर्स यू इज लेस देन एप्सिलॉन। तो मैं इसे भी अब लिखने जा रहा हूँ, then this is less than delta, and therefore d of I inverse x and I inverse u, this is less than epsilon। अब इसे, ये जो ये इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, अगर आप इसको समराइज करेंगे तो इसकी समरी ये है। यहाँ भी आप ऐसे ही कह सकते हैं फिर, because this epsilon was chosen arbitrarily or corresponding to this epsilon we found a delta। ठीक, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ। Thus again, given any epsilon positive, there exists a delta positive। Actually it is the same delta। This delta also depends, because वो जो delta था ये वही delta है ना, और वो जो delta था वो depend करता था only on epsilon। So यहाँ भी ये जो delta, it depends only on epsilon। अब क्या हो रहा है, such that the distance between I inverse x and I inverse u, this is less than epsilon whenever the distance between whenever the sigma distance between these parts, whenever sigma of x comma u is less than delta। ठीक है, मैं यही दिखा रहा हूँ ना आपको, मैंने दिखाया आपको, if sigma of x comma u is less than delta, then d of x, I inverse x and I inverse u is less than epsilon। So that means d of I inverse x and I inverse u is less than epsilon whenever sigma of x and u is less than delta। वही मैं लिख रहा हूँ। ठीक, now we'll
summarize these things. अगर आप इसे देखेंगे, ये जो पहली चीज हमने यहाँ एस्टैब्लिश करी थी कि दैट given any epsilon positive there is a delta positive such that d of I inverse x I inverse u is less than epsilon whenever d star of x and u is less than delta. अगर आप इसको summarize करेंगे, इसकी summary या इसकी जो consequence है वो ये है. It implies that the mapping I inverse when seen as a mapping from the metric space. अब देखिए यहाँ हमारी मेट्रिक्स क्या है. इमेज स्पेस के लिए जो मेट्रिक मैं यूज कर रहा हूँ इट इज डी, वेयर एज डोमेन स्पेस के लिए जो मेट्रिक है इट इज डी स्टार. सो दिस आई इनवर्स व्हेन सीन एज अ मैपिंग फ्रॉम x with d star into x with d, this comes out to be uniformly continuous. ठीक इसी तरह से अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ मैं आपसे कह रहा हूँ given any epsilon positive there is a delta positive depending only on epsilon such that the distance between the images is less than epsilon whenever the distance between the points is less than delta. It means the इसकी जो consequence है इस चीज की वो ये है. This means actually this, it means the mapping I inverse when seen as a mapping from the metric space x with what is the metric in the domain space. Domain space की जो metric है it is sigma. When seen as a mapping from a metric space x sigma into the metric space xd, this is uniformly continuous. अब ये सारी चीजें आपको समराइज करना, मतलब इनको अपने आप में आप फाइनली कंबाइन करना है. पहले मैंने आपको दिखाया था कि दिस इज सिग्मा विद डी, दिस इज डी स्टार विद डी. यहाँ क्या है, हाँ. इसे देखिए आप, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया आई फ्रॉम एक्स डी इंटू एक्स सिग्मा इज अ ellipses map. When I say it's a ellipses map, it means it's continuous. So I did the identity mapping from xd into x sigma. यहाँ आप देख रहे हैं इट इज कंटिन्यूस, ठीक. और नीचे आप देख रहे हैं इसका जो इनवर्स है. यहाँ पहले देखिएगा स्पेस मैट्रिक्स क्या है. Matrix are D and sigma. So identity mapping acting between xd to x sigma, it is continuous. और नीचे मैं आपको दिखा रहा हूँ that इसका जो inverse है from x sigma to xd, it is also continuous. So therefore this mapping is a homeomorphism because ये bijection already है, अब continuous भी है और inverse भी continuous है. So therefore it's a homeomorphism. So therefore this mapping I from xd into x sigma, sorry, this is x sigma here, mapping I from xd into x sigma, this is a homeomorphism. When I say it's a homeomorphism, it means d and sigma are equivalent. These are equivalent metrics on x. ठीक, ये असल में यहाँ से आ रहा है, एक तो इस चीज से that I from xd into x sigma is continuous, और ये जो नीचे मैंने आपको दिखाया that I inverse from x sigma to xd is also continuous. So therefore it's a homeomorphism. So these two metrics are equivalent. अब यहाँ हमारे पास अभी और इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. वो इंफॉर्मेशन ये है that this I inverse from xd star into xd, this is uniformly continuous. देखिए आप सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, या तो आप यहाँ से कर सकते हैं इसको by composing these two maps, because यहाँ जो ये जो situation है ना, ये वाली situation, you have I from x sigma into xd star and you have I from xd into x sigma. यहाँ composition possible है, you can compose this and this mapping.
because this goes from xd into x sigma, this goes from x sigma to xd star. So अगर आप इसे और इसे कंपोज करेंगे, you get a mapping which goes from xd into xd star. समझ रहे हैं मेरी बात? Yes, sir. अगर आप इसे कंपोज करेंगे with this, you'll get a mapping which goes from xd into xd star. और वो मैपिंग असल में आइडेंटिटी मैपिंग ही होगी, because you are composing two identity maps, and composition of two identity maps is a identity map. तो you get an identity map. और वो मैपिंग कंटिन्यूअस भी होगी. Why? Because composition of two continuous maps is a continuous map, because both these maps are continuous. So you have a continuous map from xd into xd star. In fact, the mapping is the identity map. ये तो हो गया ऐसे, या आप इसको डायरेक्टली यहां से भी ऑब्टेन कर सकते हैं अगर आप इस इनइक्वालिटी को यूज करेंगे. अगर आप इस इनइक्वालिटी की ये दो एक्सट्रीम्स यूज करेंगे, d star and d, we know that इनके बीच में जो रिलेशनशिप है, इट इज d star xu is less or equal to d of xu. चलिए डायरेक्टली करते हैं, won't go the composition way. मुझे पता है कि that d star of x comma u is less or equal to d of x comma u. ठीक, and this can also be written as, which implies d star of I of x comma I of u, this is less or equal to d of x comma u. ठीक, because I of x जो है ना, it is actually x and I of u is u, so this is less or equal to this. अब अगर आप इसे इंटरप्रेट करेंगे, यहाँ आप एक्चुअली ये कह रहे हैं, therefore the identity mapping from, यहाँ डोमेन स्पेस में मेट्रिक है d, और इमेज स्पेस में जो मेट्रिक है, इट इज d star. So यहाँ मैं इस आइडेंटिटी मैपिंग को देख रहा हूँ as if it's a mapping from x with d into the metric space x with d star, and जो यहाँ चीजें निकल के आ रही है as per this mapping is ellipses map and therefore continuous. So this is continuous. और नीचे मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका जो इनवर्स है, this goes from d star into d. ये I inverse which goes from d star into d वो भी continuous है. So therefore this mapping is also a homeomorphism. क्योंकि नीचे मैंने आपको दिखाया and I inverse from x d star into x d, this also is continuous, So therefore this mapping is also a homeomorphism. So therefore I from x d into x d star, this is a homeomorphism. Right? Once I say it's a homeomorphism by definition, then d and d star, thus d and d star are equivalent. They are equivalent. नीचे हमने ऑलरेडी देखा है कि that d and sigma are equivalent. अब यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि that d and d star are also equivalent. Since इनके बीच में कॉमन नोड है ना d. देखिए अब मैं यहाँ आपसे कह रहा हूँ sigma is equivalent to d. अब यहाँ आपसे कह रहा हूँ d star is equivalent to d. So that means ये तीनों असल में equivalent. Sigma is equivalent to d is equivalent to d star, so that means these three are equivalent. So therefore the three metrics are equivalent. ये जो तीन metrics हमने यहाँ define करी ना on x, they are all equivalent. That means they will induce the same metric topology on x. इसको as a remark लिखिएगा, because मैंने कल आपको दिखाया था ये कि that equivalent metrics जो होती है, they induce the same topology. They induce the same metric topology. Sir, हमारी क्लास स्टार्ट हो गई. एक मिनट आप वेट करिए, छोड़ रहा हूँ. उनको कहिए 2 मिनट वेट करने के लिए. 10
D, D star and sigma, they induce the same metric topology on X. They'll give rise to the same topology. चाहे आप D यूज करें, D स्टार यूज करें या सिग्मा यूज करें, you will get the same topology on X. ठीक है, ये पहली चीज. अब इसके बाद आप ये देखिए, मान लीजिए कभी we have a situation like this. Suppose F from metric space XD into another metric space Y with metric sigma. मैं यहाँ deliberately मतलब different symbols use कर रहा हूँ for initially we are using the same symbol for the two metrics. अब यहाँ मैं deliberately कर रहा हूँ a different symbol because already हमें पता है कि even if I use the same symbol it does not mean that the metrics are same. ठीक, अगर मैं ऐसा करता हूँ ना XD and YD, it does not mean that this metric and this metric are same. We are actually using the same symbol. लेकिन यहाँ मैं अब explicitly ना एक different symbols use कर रहा हूँ because we are actually comparing the metrics. तो different symbol से ये थोड़ा सा आसान रहता है. अब ये मान लीजिए, suppose you have a mapping which X between a metric space XD and takes it into a metric space Y with metric sigma. ठीक, और मान लीजिए it is surjective. Full stop. Suppose ऐसा हो रहा है, suppose there exist positive constants C1 and C2 such that C1 times D of U comma V is less than or equal sigma of f of U comma f of V, and this is further less or equal C2 times D of U comma V. मान लीजिए ये हो रहा है, मैं यहाँ कह रहा हूँ if, actually मैं आपसे कह रहा हूँ not if, मैं कह रहा हूँ suppose there are some positive constants. मैं assume कर रहा हूँ. अगर ऐसा है फिर हम देखेंगे इसके बाद क्या होगा. जो पहली चीज आप यहाँ से देख रहे हैं, अगर आप इसे देखेंगे this and this, अगर आप इसे ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ से फॉलो होता है कि that this f is a Lipschitz map, so therefore this f is continuous. ठीक, और अगर आप इसे कंसिडरेशन में लेंगे, ये पार्ट जो है इनइक्वालिटी का है, ये वाला पार्ट, यहाँ से ये फॉलो होता है कि that this f is इंजेक्टिव. कैसे, वो देखिए आप, if f of u is equal to f of v, then इनके बीच में जो डिस्टेंस होगी, that means sigma of f of u and f of v, this will be 0. ठीक, so if you multiply this, या ऐसे ही रखिए, so मैं आपसे ये कह रहा हूँ, और 0 is equal sigma of f of u comma f of v. But what is f of sigma of f of u comma f of v? This is greater or equal to, ठीक, so this is greater or equal to c1 times d of u comma v. अब अगर आप इसे देखेंगे, यहाँ से ये मिलेगा, this gives c1 times this d of u comma v is less or equal to 0. c1 is positive, तो अगर आप c1 से डिवाइड करेंगे on both sides, इनइक्वालिटी ऐसी की ऐसी ही रहेगी, तो आपको ये मिलेगा, this gives d of u comma v is less or equal to 0, but distance cannot be negative, so therefore it has to be 0. Thus d of u comma v is 0, and since d is a metric,
it means u is equal to v. So मैंने assume किया था images are same, मैं आपको दिखा रहा हूँ अगर ऐसा है, if the images are same then the points are same, so that means f is injective. So that means अगर इस तरह की situation होगी, अगर इस तरह की चीज आप कर सकते हैं, then the mapping necessarily has to be injective. और इस पार्ट को, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपसे कहा था, अगर आप इस पार्ट को एनालाइज करेंगे, यहाँ से ये फॉलो होता है कि दैट f is a Lipschitz map, so therefore it's continuous. So that means फिर आप कंक्लूड कर सकते हैं कि दिस f is injective. ऑलरेडी आपको पता है कि it is surjective because वो हमारी assumption है. So therefore this f is a bijection. It is continuous because it's a Lipschitz map. तो यहाँ there are high chances that it might be a homeomorphism. और मैं आपके लिए वही छोड़ रहा हूँ, आप दिखाइएगा कि f inverse is also continuous. फिलहाल के लिए मैंने आपको दिखाया कि that f is injective. ये ऑलरेडी था कि it is surjective, ये surjectivity हमें ऑलरेडी पता थी. So therefore this is a bijection. So f is a bijection. ठीक, इसके बाद मैंने आपको दिखाया this f is also continuous. आपके लिए एक्सरसाइज ये है, आप दिखाइएगा f inverse is also continuous. f inverse की existence मैंने खुद ही दिखाई है आपको, because once it's a bijection, so this f inverse exists. आप दिखाइएगा it is continuous. So अगर आप ऐसा दिखाने में सक्सेसफुल होंगे तो you will be seeing that this f is a homeomorphism. So therefore this then becomes, ये जो है, this then becomes a sufficient condition for a mapping to be a homeomorphism. अगर ये surjective है और अगर इस तरह की चीज आप कर सकते हैं, it then becomes a sufficient condition. So this is a sufficient condition for a mapping to be a homeomorphism. मैं फिर से कह रहा हूँ, it's only a sufficient condition. It is not a necessary condition. It is just a sufficient condition. चलिए कल बाकी इसको करेंगे. और अगर इस तरह की चीज आप कर सकते हैं, it then becomes a sufficient condition. So this is a sufficient condition for a mapping to be a homeomorphism. मैं फिर से कह रहा हूँ, it's only a sufficient condition. It is not a necessary condition. It is just a sufficient condition. चलिए कल बाकी इसको